हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीयू सेट 2020 एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। In this question, vector A is given and vector B is also given and vector C is given and cross product of A cross B cross C is asked in this question. So first of all, we calculate B cross C and we get 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. ठीक, then we calculate A cross B cross C and we get answer 2c cap. Now according to the option, A cross B cross C is parallel to C vector. It means answer C. ठीक है, next question. In this question, partial derivative of function f is asked with respect to y and z. So, first we calculate partial derivative of f with respect to y. अब जब पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो हमें y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो x और z को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, we get this. Again, according to question, again partial derivative with respect to z. अब partial derivative with respect to z, in this case we assume x and y as a constant. So we get this answer and this answer is in our option D. The right answer is D. Next question. In this question, f of 3 is given. F of 3 is given and f dash 3 is also given. F double dash 3 is also given and higher derivative of fx in Taylor theorem is 0 at x equals to 3, and assuming function and its derivative exist and continue between x equals to 3 to x equals to 7 and find out the value of f of 7. ठीक है, डायरेक्ट टेलर सीरीज से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम कम था और कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते थे। अदरवाइज क्वेश्चन डायरेक्ट टेलर सीरीज से है। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, नाउ इन दिस एक्सपेंशन पुट a equals to 3 and its derivative and function value. ठीक है, we get fx equals to this function. ठीक, now according to question, value of f of 7 is asked. So put x equals to 7 and we get 126 and our right option is C. Next question. कॉम्प्लेक्स नंबर से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विवेलेंट वैल्यू पूछी गई है इस फंक्शन की। अब आपको इस फंक्शन में डायरेक्ट डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है विद माइनस साइन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें सिर्फ आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी है एंड वी गेट आंसर 7/34 माइनस में 23/34 आइटा कैप एंड आवर राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रेडियंट पूछा गया है एट पॉइंट P और आपको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर जेड। आपको डायरेक्ट ग्रेडियंट के फॉर्मूले में टी की वैल्यू पुट करनी है एंड आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट डेरिवेटिव्स वी गेट दिस एंड देन पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम दिस एंड वी गेट आंसर बी इज आवर राइट वन आंसर। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया ग्रेडियंट से
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कोऑर्डिनेट्स कन्वर्जन पूछा गया है। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है फंक्शन, और आपसे पूछा गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या वैल्यू होगी उस फंक्शन की। ठीक है। जब आप किसी भी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ओरिजिन से पी पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर लेना होता है जिसको हम आर वेक्टर से ड्रॉ करते हैं, और एक्स एक्सिस के साथ में उसके एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स कंपोनेंट अपना आर कोस थीटा होगा और वाई कंपोनेंट अपना आर साइन थीटा होगा। अब फंक्शन में क्या पूछा गया हमसे? फंक्शन में पूछा गया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस में 4x इक्वल्स टू 0। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है एक्स एंड वाई, एंड वी गेट आंसर आर इक्वल्स टू 4 कोस थीटा। ठीक है। आवर ऑप्शन इज बी। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कन्वर्जन पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे एरियल वेलोसिटी पूछी गई है इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। अब एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरियल वेलोसिटी होती है एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन गिवन टाइम। सपोज this is the path of our planet, and in delta time this position vector moves from position A to position B. ठीक। then area swept by this position vector in delta time is known as aerial velocity. ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में एरियल वेलोसिटी क्या होती है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स फील्ड होता है, और केपलर्स के सेकंड लॉ में ये चीज डिस्क्राइब की गई है कि पोजीशन वेक्टर स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मींस एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लेनेट इन सेंट्रल फोर्स फील्ड इज कंजर्व। सो आवर ऑप्शन इज बी। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी से पूछा गया केपलर्स लॉ से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider an object with velocity v in a frame of reference which rotates with a constant angular velocity omega. Correlates force experienced by the object. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, कभी भी रेफरेंस फ्रेम अगर रोटेशनल मोशन में है तो उस केस में कोरिलेसिस फोर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब आपसे यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेसिस फोर्स की डायरेक्शन पूछी गई है, तो कोरिलेसिस फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस में 2m ओमेगा क्रॉस v। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो भी कोरिलेसिस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ओमेगा और वी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जिन भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तो इसका मतलब कोरिलेसिस फोर्स की डायरेक्शन वी और ओमेगा के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ी से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles of equal mass move towards each other with velocities 2v and v respectively. The magnitude of velocity of the center of mass will be. अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी गई है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब अगर एक वेलोसिटी हमें पॉजिटिव लेना है तो दूसरी वेलोसिटी नेगेटिव लेना होगा। ठीक है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी निकालने के लिए? m1 v1 प्लस में m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस v1। ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा v बाई 2, एंड अवर राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 3x। ठीक है। अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ 3x, इसका मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी वेरिंग है। ठीक है। और आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरिएबल मास डेंसिटी का क्वेश्चन गिवन है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हमें
इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इस रोड पे कहीं dx एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इस dx एलिमेंट की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट में, x स्क्वायर dm, ठीक है, x स्क्वायर dm होगा। अब इस dx एलिमेंट का मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है 3x, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा dm by dx, क्योंकि इस dx लेंथ का मास कितना है dm है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dm की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और dm की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x dx, ठीक है। इस वैल्यू को हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड हमें 2 मीटर गिवन, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे एंड वी गेट आंसर 12, ठीक है। आवर राइट ऑप्शन इज सी, ठीक। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी गई है, बस यहाँ पे वेरिएबल मास डेंसिटी गिवन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई, इंटीग्रेशन ही सोल्व कर सकते हैं इसको, इसमें डायरेक्ट आप आंसर पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस है और एग्जाम में आपके टाइम की वैल्यू कम है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मिनट चाहिए कैलकुलेशंस करने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, a thin lens of reflective index 1.5 is kept inside a liquid of reflective index 4/3. If the focal length of the lens in the air is 10 centimeter, then the focal length inside the liquid will be, ठीक है। आपको गिवन है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5 एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इक्वल्स टू n माइनस में 1 इंटू में 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2, ठीक है। जब हम एयर का केस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखा जाएगा, और जब हम मीडियम में कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, तो 1/r1 प्लस 1/r2 की इक्वेशंस, एक इक्वेशन में से 1/r1 प्लस 1/r2 की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे, ठीक है, और इसको इजीली सोल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इजीली वैल्यूज पुट करनी है, आपको सोल्व करना है और आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 sinusoidal waves have the same frequency with amplitude a by 2, a by 3 and initial phase angles 0, pi by 2, pi respectively. Amplitude of the resultant wave will be. अब ये इंटरफेरेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे कभी भी रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। अब y1 हम कंसिडर करेंगे, y1 का एम्पलीट्यूड क्या गिवन है a, ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या गिवन है 0, तो y1 होगा अपने पास में a sin ओमेगा t। सिमिलरली y2 में एम्पलीट्यूड क्या गिवन है a by 2 और फेज डिफरेंस क्या गिवन है pi by 2, ठीक है, तो y2 क्या होगा a by 2 sin ओमेगा t प्लस pi by 2। सिमिलरली y3 एम्पलीट्यूड क्या होगा a by 3 एंड फेज एंगल पाई, ठीक है, y3। अब सिंपली कैलकुलेशंस हैं, a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, a कॉमन आने के बाद में ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस में पाई बाई 2 और ये sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, cos ओमेगा t, ठीक है, और sin ओमेगा t प्लस पाई क्या होता है, माइनस में sin ओमेगा t, ठीक है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशन बनेगी साइन और कोस में, ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, a sin x प्लस b cos x,
ठीक है। ऐसी जब भी कोई इक्वेशन हो और उसका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है रिजल्टेंट का, जो मैग्नीट्यूड आता है वो इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के कंप्लीट स्क्वेयर रूट के इक्वल। ठीक है, इनटू में साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अल्फा कितना होता है टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, सेम वैल्यूज हमने यहाँ पुट की है। अब इस केस में अपने पास में ए क्या था 2/3, बी क्या है 1/2, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 5a/6। आवर राइट ऑप्शन इज सी। बट अगर इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जाता कि इनिशियली फेज डिफरेंस कितना होगा रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का फेज डिफरेंस होगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए लाइट डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज ड्रिवन बाय ए पीरियोडिक फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज मैक्सिमम व्हेन। ठीक है, ये रेजोनेंस से डायरेक्ट पूछा गया है। ये रेजोनेंस की डेफिनेशन यहाँ पे आपको गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता है रेजोनेंस की कंडीशन में, और रेजोनेंस की कंडीशन कहाँ पे होती है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोड। ठीक है, आप इस ग्राफ से भी डायरेक्ट क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉपलर इफेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में टाइम की कमी है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं और टाइम कम है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से पूछा गया है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। ठीक है, और ट्रेन फर्स्ट केस में अप्रोच कर रही है उसको, तो अप्रोच कर रही है तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन। ये डॉपलर इफेक्ट से अप्रोच की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अपने पास में। यहाँ पे वीएस हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड कंसीडर किया है और वी हमने वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगेन फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। इस केस में ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर जाती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है। अब आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। यहाँ से आप डिवाइड करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जब कैलकुलेट करोगे आपके पास में आंसर आएगा 53.88। ठीक है, और ये अपने पास में एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में, तो आपको इस केस में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट था इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में स्किप करना ही बेहतर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, a stationary wave is produced in a string of length 1.25 meter. ठीक है, if three nodes, two antinodes are produced in the string, then the wavelength of the wave. ठीक है, अब आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 3 nodes and 2 antinodes। ठीक है, 3 nodes, nodes का मतलब क्या होता है कि जहां पे उस पॉइंट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया जहां पे नोड है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ था तो मेन अपने पास में इस क्वेश्चन में डायग्राम की कंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है, अब एंटी नोड क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये होगा और ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम में हमें पता है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और एक वेवलेंथ कितनी होती है, ये होती है। ठीक है, तो इसका मतलब L इक्वल्स टू लेमडा, और L की वैल्यू कितनी गिवन है 1.25 मीटर, तो वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो, वेवलेंथ ऑफ द वेव कितनी हो गई 1.25।
5 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रोबोटिक्स से आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आसान है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और आपको बोला गया है कि रिफ्लेक्टिव जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है। इट मींस ये आपको कंडीशन गिवन है यहाँ पे किसकी? ब्रीविस्टर एंगल की। ब्रीविस्टर एंगल की डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे फॉल करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है। ठीक है, और ब्रीविस्टर एंगल में कंडीशन क्या होती है? tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। अब इस केस में थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है इंसिडेंट एंगल, तो ये इंसिडेंट एंगल अपने पास में क्या हो जाएगा? ब्रीविस्टर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? √3। अब म्यू क्या होता है? म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल। अब इनसाइड द मटेरियल आपसे पूछा गया है, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और आपका आंसर आएगा √3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर ए। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीविस्टर एंगल क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से पूछा गया है, किसी भी पॉइंट चार्ज को सिमेट्रिकली सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा गया और आपसे पूछा गया है किसी एक फेज से आपको बताना है कितना फ्लक्स होगा। अब जब भी हम किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर सिमेट्रिकली किसी क्यूब के अंदर प्लेस करते हैं तो हर फेज से इक्वल इक्वल फ्लक्स बाहर आएगा। तो क्यूब के केस में कितने फेस हो जाएंगे? क्यूब के 6 फेसेज होते हैं, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होता है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टेट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कोई पॉइंट चार्ज है क्यू रोटेट इन ए सर्कल। ठीक है, सर्कल में रोटेट करता है, लेकिन जिस स्पेस में रोटेट करता है वहां पे कोई और भी पॉइंट चार्ज है और जिसकी वजह से वहां पे फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपसे पूछा गया है कि एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में कितना वर्क डन होगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट चार्ज को उस सेंटर के सर्कल पे रखें, जिस सर्कल में मूव कर रहा है, स्मॉल क्यू चार्ज जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसके सेंटर पे रखें, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी हम मूव करते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 0। इसके अलावा हम कहीं पे भी इस पॉइंट चार्ज को रखेंगे, वर्क डन क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज एलसीआर सर्किट से पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट on increasing the value of the capacitance 4 times the value of inductance in order to keep the resonant frequency unchanged। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहनी चाहिए और आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीज करनी है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इंडक्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो इंडक्टेंस को हम मान लेते चेंज हो गया L टू L डैश। ठीक है, इंडक्टेंस चेंज हो गया L टू L डैश। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है एलसीआर सर्किट में? 1 डिवाइडेड बाय √LC। ठीक है, अब दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे। इसका मतलब क्या आएगा? इक्वल जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से सोल्व करेंगे, L की वैल्यू आएगी, L डैश की वैल्यू आएगी L/4। आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। अगेन इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है किसी भी क्यू चार्ज पार्टिकल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
डिवाइड करने के बाद में एक पार्टिकल का चार्ज है Q और दूसरे पार्टिकल का चार्ज है Q माइनस में Q, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को किसी भी सेपरेशन पे रखो, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी Q, Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q माइनस Q अपॉन में R स्क्वायर। अब इस फोर्स के फॉर्मूले में K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, तो R भी कांस्टेंट है। ओनली वेरिएबल Q एंड Q माइनस Q। अब जब हमसे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम पूछी गई है, इसका मतलब अगर हम Q माइनस में Q को मैक्सिमम कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं, Q माइनस में Q माइनस Q को y कंसिडर कर लेते हैं। तो फोर्स मैक्सिमम, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और किसी भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ y को q के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद हम 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, q/2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, आपको कैपेसिटर के अंदर वेरिएबल वोल्टेज अप्लाइड किया गया है, ऑक्सीलेटिंग वोल्टेज अप्लाइड किया गया है V नोट कोस ओमेगा टी, और आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, एसी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है कैपेसिटेंस के केस में, dq बाई dt। अब इस केस में q क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू CV। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है टाइम के साथ में, एरिया भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, इसके डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में बचता है dv बाई dt। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है v नोट कोस ओमेगा टी, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास में, v नोट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस में ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस में साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा एक्स्ट्रा और आएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी पूछी गई। ये वैल्यू अपने पास में क्या है, किसकी, करंट की वैल्यू है, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, J की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी आपके पास में करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट पर यूनिट एरिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा ये सी, सॉरी आंसर आ जाएगा अपने पास में डी। ठीक है, डी आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट से पूछा गया क्वेश्चन, और नॉर्मली इस एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गिवन है प्रोटॉन एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और आपसे पूछा गया है कि पाथ ऑफ द प्रोटॉन। अब इस केस में क्या होगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में V क्रॉस B। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों राइट एंगल पे, राइट एंगल पे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी यहाँ पे इस केस में परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और बी के। अब जब दोनों के दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। तो इस केस में अगर नेट फोर्स वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में पाथ ऑफ द बॉडी क्या होता है, हमेशा सर्कुलर पाथ होता है। अगर यहाँ पे राइट एंगल की जगह कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल होता, तो उस केस में एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता, तो उस केस में हमारे पास में हेलिक्स पाथ होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को राइट एंगल पे गिवन है, तो राइट एंगल पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन था मैग्नेटोस्टैट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, एडियाबैटिक प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एडियाबैटिक के प्रोसेस में आपको बताना है dp बाई p की वैल्यू,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगी। एडियाबैटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी पावर गामा कांस्टेंट। इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव। जब हम इसको सोल्व करेंगे, p को एक तरफ लेके जाएंगे तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में गामा v dv बाई v। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो ऑन एवरेज फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी जब गैस इक्विलिब्रियम में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी पार्टिकल्स के व्यास में। ठीक है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती है, डेंसिटी तो कुछ ना कुछ होगी पार्टिकल्स की। तो क्या जीरो होगा, मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि जितने पार्टिकल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे उतने ही पार्टिकल्स क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन क्वांटिटीज में से कौन सी थर्मोडायनामिकल फंक्शन नहीं है। डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क डन इज नॉट ए थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगेन थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम्स पूछा जा रहा है इस एग्जाम में। तो इसमें आपको कुछ नहीं था, एफिशिएंसी गिवन है। इनिशियली एफिशिएंसी आपको बोला गया कि 40% एफिशिएंसी है। अब 40% एफिशिएंसी है और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन क्या होगी, T2 की वैल्यू होगी। ठीक है, और एफिशिएंसी है 40। तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 500 केल्विन। ठीक है, उसके बाद में आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन में कितना सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करें कि एफिशिएंसी 50% ऑफ द ओरिजिनल। मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल उसकी एफिशिएंसी थी, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी थी, 40%। इस 40% का 50% इंक्रीज करना है, मीन्स 40% ऑलरेडी है, इस 40 का कितना हो जाएगा, 50%, 20%। तो ये अब नेट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसके लिए सोर्स का टेम्परेचर हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 केल्विन्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस एग्जाम में कार्नोट साइकिल पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्ट गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है, और गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है। डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है H माइनस में T डेल्टा S। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है, ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v एंड मेक्स 5 इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। आपको बताना चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेकेंड में 5 इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कितनी चेंज होती है, अगर पार्टिकल इधर mv वेलोसिटी से जाता है, v वेलोसिटी से जाता है, तो इसकी मोमेंटम कितनी होगी, mv। और जैसे ही कोलिजन होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके पास में अब भी वेलोसिटी कितनी होती है इलास्टिक कोलिजन के केस में, v। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आता है यहाँ पे, एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम आएगा 2mv। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब यहाँ पे पर सेकंड कितने कोलिजन हुए, 5। तो 5 कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितनी होगी, 2mv इंटू में 5, तो कितना हो जाएगा 10mv। राइट आंसर इज डी। आसान क्वेश्चन था थोड़ी से डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉली एक्सक्लूजिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल्स हैव। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि जब भी किसी भी सेम ऑर्बिटल में पार्टिकल्स को डिफरेंट स्पिन होती है, और डिफरेंट भी अपोजिट स्पिन्स के पार्टिकल ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक पार्टिकल की स्पिन अप है
तो दूसरे पार्टिकल की स्पिन क्या होनी चाहिए, डाउन। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको मास बताना है, कितने मास से ये एनर्जी मिलेगी। आपको एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू में 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी के लिए आपको कितना मास कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी में, तो डायरेक्ट मास एनर्जी रिलेशन से निकाल सकते हो आप, E इक्वल्स टू mc² से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना था कि यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है, और जब हम मास को केजी में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में पुट करते हैं तो आंसर जो आता है वो जूल्स में आता है। तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन्स का हमें ध्यान रखना है इस केस में। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो वी विल गेट आंसर 1.6 इंटू में 10⁻³ में 3। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोर एटॉमिक मॉडल से आपको डायरेक्ट पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होती है, h/2π। ठीक है, अब nth ऑर्बिटल में आपको निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, nh/2π। डायरेक्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, क्वांटाइज होती है, तो nh/2π। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्साइटेड न्यूक्लियस को डिके होना है विदाउट एमिटिंग अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस देखो, आपको प्रोसेस गिवन है। कॉम्पन इफेक्ट, कॉम्पन इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है, स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपने पास में आता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि पेयर प्रोडक्शन में एक चार्ज पार्टिकल के साथ में एक एंटी चार्ज पार्टिकल भी डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी नहीं हो सकता, तो अपने पास में क्या बच गया, इंटरनल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ठीक है, थोड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको इसमें चारों ऑप्शंस के बारे में पता होगा वही इसका आंसर कर सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आपको नाम नहीं बताया गया कि सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सी है, और आपसे पूछा गया अगर उस डिवाइस को सीरीज सर्किट में बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट पास होता है। ठीक है, लेकिन अगर बैटरी की पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट मीन्स कौन सी डिवाइस है, आपको ये बताना है कि आपको बोला गया है कि एक कंडीशन में करंट पास होता है, और अब अगर बैटरी को रिवर्स करके लगाते हैं तो करंट पास नहीं होता है। तो ये आपको पता है ये कौन सी डिवाइस है, पीएन जंक्शन डायोड है। क्योंकि डायोड के केस में फॉरवर्ड बाइस के केस में क्या होता है, करंट पास होता है, और रिवर्स बाइस के केस में क्या होता है, करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, पीएन जंक्शन डायोड। डायरेक्ट पूछा गया पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको ट्रुथ टेबल गिवन है और आपको बताना है कि ये ट्रुथ टेबल किस गेट से रिलेटेड है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको क्या गिवन है, ट्रुथ टेबल में आपको गिवन है 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 1 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में यही तो होता है 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो मतलब ये क्या है कि एंड गेट के ऊपर नॉट गेट लगाया हुआ, इसका मतलब आंसर क्या होगा अपना, नैंड गेट। क्योंकि नैंड गेट होगा क्योंकि ये एंड गेट से अपोजिट ट्रुथ टेबल आपको गिवन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको सर्किट डायग्राम गिवन है और आपको बोला गया है कि हर डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होना है। ठीक है, आपको बताया गया 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होना है, तो आपको बताना है करंट अक्रॉस द वो रेजिस्टेंस R1। ठीक है, अब सीरीज में वोल्टेज लगी हुई है 10 वोल्ट। ठीक, अब इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप है, तो नेट डायोड क्या
एक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी 0.7 इंटू में 3 और टोटल वोल्टेज कितनी है 10 तो बच कितनी गई वोल्टेज अपनी जो बची हुई वोल्टेज है वो सब वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी 7.9 अब रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1 किलो ओम तो इसको 1 किलो ओम से डिवाइड कर दो तो करंट कितना आएगा अपने पास में 7.9 मिली एम्पियर ठीक है इजी क्वेश्चन था डायोड से ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बीजेटी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन इजी है लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दो लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाना है ठीक है तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो तो आप जब इस क्वेश्चन में फर्स्ट लूप में ये अपने पास में यहाँ पे फर्स्ट लूप अज्यूम किया है मैंने एक इस लूप में आप केवीएल लगाओगे किरचॉफ्स लूप लॉ और एक इस लूप में आप केवीएल लगाओगे ठीक है दोनों लूप में आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे ठीक है और ये अपने पास में बीटा की कंडीशन होती है आई बी बाई में आई सी बाई में आई बी इसको वैल्यू अपने को 100 गिवन है ठीक है इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 1 मिली एम्पियर और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में तो वोल्टेज मिलेगी हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी 5.3 वोल्ट तो इसका मतलब आंसर हो गया सी इजी क्वेश्चन था बीजेटी से बस इसमें ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे दो लूप्स में किरचॉफ लगाने हैं लूप 1 और लूप 2 ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूछा गया है आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन गिवन है आपको बताया गया है कि अगर किसी बॉडी की लेंथ एल है तो जब मूविंग बॉडी बनती है तो उस टाइम पे उसकी लेंथ क्या हो जानी है चेंज होनी है आपको पता है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से तो ये लेंथ एल चेंज होके एल बाई 2 हो गई ठीक है एल से चेंज होके कितनी होगी एल बाई 2 तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का अपने पास में फॉर्मूला है तो आपको बताना है कि ये रोड कितनी स्पीड से मूव करे कि इसकी लेंथ चेंज होके एल टू एल बाई 2 हो जाए ठीक है इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे इसको सोल्व करेंगे यहाँ से अपने पास में सी वी की वैल्यू आ जाएगी √3/2 सी अब √3 की वैल्यू 1.73 और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू में 10⁸ ठीक है ऑप्शन 1 ठीक चलो आसान क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वांटम से पूछा गया है म्यूचुअल ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज कौन से फंक्शन म्यूचुअल ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज फंक्शंस होते हैं तो आपको पता है कि अगर फाई आई और फाई आई लेते हैं तो ये क्या आना चाहिए अपने पास में 1 और फाई आई और फाई जे लेते हैं तो ये क्या आना चाहिए अपने पास में 0 तो ये कंडीशन सिर्फ ए ऑप्शन ये डायरेक्ट कंडीशन होती है ऑर्थो नॉर्मलाइज की ठीक है ऑर्थोगोनैलिटी की डायरेक्ट कंडीशन ठीक है थोड़ी सी इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वांटम से ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से पूछा गया है हाफ लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है डिके कांस्टेंट अब डिके कांस्टेंट आपको बताना है हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में आपको पता है रिलेशन होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा ठीक है या फिर आप कह सकते हो ln2 बाई लेमडा इसमें आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है यहाँ से आप सोल्व करोगे आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी 2.6 इंटू में 10⁻⁻6 ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है और आपको यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स गिवन है तो आपको पता है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हो आप ए माइनस में लेमडा आई ये जो मैट्रिक्स आपके पास में आती है इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो और उस डिटरमिनेंट को क्या करते हो आप 0 के इक्वल पुट करते हो ठीक है और यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू 100 लोग के आती हैं वो वैल्यूज क्या होती है अपने पास में वही वैल्यूज अपने पास में होती हैं आइगन वैल्यूज तो इसमें क्या करना आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है तो आप जब इसको वैल्यूज पुट करोगे ए माइनस में लेमडा आई तो यहाँ पे आई क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यहाँ पे जब ये इसमें से माइनस होते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है ये मैट्रिक्स मिलेगी अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा
और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में सॉल्यूशन आएगा cos थीटा प्लस माइनस में आइटा साइन थीटा की फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर आइटा थीटा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में गिवन है सीरीज और आपको बताना है कि सीरीज का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, an और bn दो सीरीज अज्यूम करेंगे। अगर इन दोनों सीरीज में n टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर दोनों को जो डिवाइड करते हैं वो एक फाइनाइट नंबर आता है, तो इसका मतलब दोनों सेम नेचर की है। ठीक है, तो हमने an को तो गिवन है 1/n² माइनस में n, और bn को अज्यूम किया हमने, मानना है bn को, क्या मानना है हमने 1/n², bn को 1/n² मानना है। अब लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1। 1 एक फाइनाइट नंबर है, और अगर ये एक फाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि इसका बिहेवियर सेम एज होगा, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। जो बिहेवियर an का होगा वही बिहेवियर bn का होगा। तो bn हमें पता है कि ये जो है ये कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, an सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गॉसियन फंक्शन इज। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन इज ऑलवेज ए गॉसियन फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी भी होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो गॉसियन फंक्शन होता है वो भी एक गॉसियन फंक्शन होता है। क्या चेंजमेंट आता है, ओनली वेरिएबल्स का चेंजमेंट आता है और कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज होते हैं। ये फंक्शन था, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो उसकी नेचर है वो गॉसियन ही रहेगी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गॉसियन फंक्शन इज गॉसियन फंक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी का केस सोल्व किया है तो रेडियो एक्टिविटी के केस में यहाँ पे क्या होता है dn/dt माइनस में kn। ठीक है, लेकिन अपने पास में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है kn², तो kn² दिया हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे और dt की टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे। लिमिट्स पुट करेंगे t इक्वल्स टू 0 पे, उसकी वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n नोड है, और t इक्वल्स टू t पे इसकी वैल्यू क्या है n। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 3 डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में ग्राउंड स्टेट बतानी है। आपको पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हाफ एच कट ओमेगा होती है। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी होती है। अगर अपने पास में यहाँ पे n डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता तो उसकी एनर्जी हो जाती n h कट ओमेगा बाई 2। लेकिन यहाँ पे अपने पास में क्या दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल दिया हुआ है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो आंसर हो गया अपना 3/2 h कट ओमेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट। अगेन आपका क्वांटम से आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस क्या होते हैं। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि क्वांटम के केस में वही फंक्शन एक्सेप्टेबल्स होते हैं जो फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। सेकंड, उसमें कंडीशन होती है कि जो भी पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यूस सिंगल वैलिड एंड क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब वहां पे कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो ये केस भी नहीं हो सकता। तो ओनली एक्सेप्टेबल फंक्शंस कौन से होंगे, ये वाले डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डायरेक्ट आपसे लोरेंट फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया है। लोरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्यू ई प्लस में वी क्रॉस बी।
डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है, कोई टफ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है वेक्टर फील्ड, कौन सा डायग्राम इनमें से वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है? राइट आंसर ए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टू स्प्रिंग्स विद स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर अटैच्ड इन ए सीरीज। अब आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में जब भी स्प्रिंग्स को हम कनेक्ट करते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में जो नेट इक्विवेलेंट होता है वो कैपेसिटर की तरह ऐड करते हैं। तो इसका नेट इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/k इक्वल्स टू 1 प्लस में K1 अपॉन में 1/K2। यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है सचम के केस में? ओमेगा इक्वल्स टू K बाई M। यहाँ से K की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट। मैकेनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी स्प्रिंग बैलेंस को लिफ्ट में अटैच किया गया है और लिफ्ट को ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड मूव किया गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम से हम कंडीशन निकालेंगे के एक्स माइनस में एम जी इक्वल्स टू द एम में। तो यहाँ से के एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में एम जी प्लस में एम में, और के एक्स की वैल्यू ही स्प्रिंग के केस में वेट मेजर करती है। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अगेन स्प्रिंग बैलेंस पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन पूछी गई है। तो स्प्रिंग के केस में ओमेगा क्या होती है? रूट के बाई एम। रूट के बाई एम होती है। यहाँ पे के की वैल्यू आपको गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और ओमेगा की वैल्यू पता हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आएगी 5 बाई पाई। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का आप सबको फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशंस हो गई, लेंथ की डायमेंशंस हो गई, यहाँ से ये सरफेस की डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बर्नौली थ्योरम से पूछा गया है, आपको बर्नौली थ्योरम बताने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के। अब यहाँ पे बर्नौली थ्योरम जो होती है उसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन जो अपने ऑप्शंस थे वो इस फॉर्म में नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो जी से इसको कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद में इक्वेशन कन्वर्ट होके अपने पास में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनकी फॉर्म में आ जाएगी और आंसर होगा अपना यहाँ पे बी। बी आंसर होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मास इज गिवन एंड फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम होती है आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी, यहाँ पे एक्स कोस ओमेगा टी है, वाई साइन ओमेगा टी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और कंप्लीट का स्क्वायर रूट 1। तो आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी 1। अब अपने पास में बचता है क्वेश्चन कि आर की वैल्यू 1 होगी, एम वी। अब इसमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें एक्स है, इसमें जेड है, इसमें वाई है, तो ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अपने पास में आंसर क्या बच गया? डायरेक्ट बी। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे आप। ठीक, चलो नेक्स्ट। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन गिवन है एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस से। ठीक है, इस केस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गिवन है आपको और आपसे टेम्परेचर की वैल्यूज पूछी गई है। तो इस केस में जो बाद में टेम्परेचर है वो टेम्परेचर T1 और T के इक्वल होगा, क्योंकि बाद में जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें आप सबको मार्क्स दिए जाएंगे या फिर क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया जाएगा, क्योंकि इसमें राइट आंसर ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। क्योंकि राइट आंसर आएगा 20 इंटू में 10⁻18 और यहाँ पे 10⁻18 में है, कोई भी टर्म में 18 में नहीं है, ये 28 है, लेकिन ये 19 की पावर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको एनर्जी गिवन है, एनर्जी का 60% एफिशिएंसी मिलती है आपको। उस एनर्जी को आपको hc बाई लेमडा के इक्वल पुट करना था। फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे थे, एक फोटोन की एनर्जी hc बाई लेमडा होती है, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, nhc बाई लेमडा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कंटिन्यूस फंक्शन से पूछा गया है, आपसे वैल्यू पूछी गई है f(1), आपको 1 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट्स का क्वेश्चन है, तो आपको जब एक ही फंक्शन की वैल्यू है, एक ही पॉइंट पे वैल्यू है, दो फंक्शन है, तो उस पॉइंट पे जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो दोनों पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इस पे भी और इस पे भी। तो क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से अल्फा को सोल्व कर सकते हो आप। अल्फा की वैल्यू आएगी 0, आंसर बी। इजी क्वेश्चन था कंटिन्यूस फंक्शंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइगन वेक्टर गिवन है, आपसे आइगन वैल्यूज पूछी गई है, आइगन वेक्टर गिवन है मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग, और आपको बताना है इस आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आपको वही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए ए म्यू इक्वल्स टू लेमडा म्यू, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, और जब आप सोल्व करोगे तो लेमडा का आंसर जो आएगा वो आएगा 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट। अगेन आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन पूछा गया है, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपको गिवन है और आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताना है। ये आइगन मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ए मैट्रिक्स किसी की भी आइगन वैल्यूज आपको पता है, सपोज इसकी वैल्यूज आपको पता है लेमडा, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि ए की पावर एन मैट्रिक्स है कोई भी, उसकी आइगन वैल्यूज आप बताना है, तो उसकी आइगन वैल्यूज कितनी होती है, लेमडा की पावर एन। तो इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। बी इज राइट वन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, टेंजेंट पूछा गया है और लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है, और टेंजेंट आपको बताना है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। आपको पता है किसी भी इक्वेशन पे टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, तो इस इक्वेशन का dy बाई dx, ठीक है, तो dy बाई dx आएगा अपने पास में e रेज टू पावर x स्क्वायर 2x। अब आपसे पूछा गया टेंजेंट कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू इसमें क्या पुट करोगे, 0, 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास में 0, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और इसके एनर्जी ट्रांसफर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किससे दिया जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर से, और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, s इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। अब यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। अब यहाँ पे h में कोई भी डायरेक्शन आंसर नहीं है अपने पास में, तो इस h को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, b में, क्योंकि b और h दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। b और h दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ई क्रॉस बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है और आपको गिवन है u इक्वल्स टू x प्लस 2y एंड v इक्वल्स टू 2x माइनस में y,
और आपसे पूछा गया है डी यू डी वी इक्वल टू के डी वाई बाई के डी वाई, ठीक है, इंटू में डी एक्स। अब आपको बताना है वैल्यू ऑफ के, ठीक है, u की वैल्यू पता है आपको, v की वैल्यू पता है आपको, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो u का और v का पार्शियल डेरिवेटिव करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लीकेशन करो। उसके बाद में हायर जो टर्म्स आती हैं, डेरिवेटिव की जो हायर टर्म्स होती हैं वो जीरो हो जाती हैं, तो यहाँ पे dx का स्क्वायर जीरो, क्योंकि dx अपने आप में एक स्मॉल एलिमेंट है। सिमिलरली dy भी अपने आप में एक स्मॉल एलिमेंट है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3dx dy, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पूछा गया है, और स्पीड ऑफ लाइट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, c इक्वल्स टू द 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर गिवन है और आपसे पूछा गया है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और ये बाई प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए, किसी भी वेक्टर के अगर हम कर्ल का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है अपने पास में, जीरो आता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले आप इसका कर्ल कैलकुलेट करो और कर्ल के बाद में आप इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करो, जो कर्ल का आंसर आता है उसका डाइवर्जेंस कैंसिल आउट करो, ठीक है। ये जब हम भी कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास में क्या आ जाता है जीरो, तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आइगन वैल्यूज पे पूछा गया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द ट्रेस एंड ट्रेस इक्वल्स टू द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1 1, तो इसका मतलब इसका ट्रेस कितना हो गया 4, ठीक है, और 4 क्या होना चाहिए आइगन वैल्यूज का सम होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जिसके आइगन वैल्यूज का सम क्या है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी पे पूछा गया है, आपको बोला गया है कि 3 डाइस को थ्रो किया गया है और आपको बताना है कि सम क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया है कि सम 13 आना चाहिए, ठीक है। अब जब 3 डाइस को थ्रो किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 216, ठीक है। अब आपको बताना है कि टोटल आउटकम्स कितना आना चाहिए, ऐड करें तो तीनों पे 13, अब 13 के लिए आपके पास कंडीशन क्या होंगी 6 + 6 + 1, ठीक है। ऐसे 13 करना आपको, ऐसे ही डिफरेंट केस बनाओगे तो ऐसे अपने पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं 21, जिन केसेस में सम कितना होता है, सम होता है 13, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए अपने पास में 21 और टोटल केस कितने हो गए अपने पास में 216, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास में, यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास में 7/72, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए इज राइट वन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि सीरीज दी हुई है, आपसे पूछा गया है कि कन्वर्ज टू किसको कन्वर्ज करेगी, ठीक है। आपको सीरीज दी हुई है, आपको ये देख के यहाँ से पता चल रहा है कि ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, और अगर x की पावर n में x <1 होता है तो कितना होता है, सीरीज जीपी में कन्वर्ट हो जाती है, इनफाइनाइट जीपी में, और जीपी में कितना आता है इसका सम का फॉर्मूला 1/1 माइनस में x, ठीक है। और ये चीज हमें पता ही है n इंटू में x की पावर n किसको डिनोट कर रही है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ये हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ओवरऑल इक्वेशन सोल्व होकर अपने पास में आ जाएगी x/1 माइनस में x का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टेलर एक्सपेंशन सीरीज पे पूछा गया है और पूछा गया है कि आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे अगर हम x की वैल्यू +-3 पुट करते हैं तो f(x) टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस एक वैल्यूज पे, इन दो वैल्यूज पे x कन्वर्ज नहीं करेगा और हर वैल्यू पे x कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिक्स से पूछा गया है। आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि किसी ट्रॉली के रूफ के साथ में एक पेंडुलम को अटैच किया गया है और ट्रॉली इस डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करती है। जब ए एक्सीलरेशन से मूव करती है तो ये पेंडुलम पीछे की तरफ मूव कर जाता है और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेस्ट करता है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ए एक्सीलरेशन इधर होगा, ठीक है, और इस पे जी इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं। तो tan थीटा यहाँ से आ जाएगा a/g और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी π/3। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी ज्यादा है कि देख के कंफ्यूजन हो गया था। बच्चों ने क्वेश्चन को इसको छोड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन केपलर्स लॉ से पूछा गया है। केपलर्स की टाइम की जो लॉ होती है, जिसमें ये हमें बताया गया है कि केपलर्स के अकॉर्डिंग टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस के क्यूब। ठीक है, उस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। इनिशियल कंडीशन में आपको रेडियस गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, यहाँ से आप कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगेन उसके बाद में आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है और डिफरेंट वैल्यू के लिए आपसे टाइम पूछा गया है। इसको आप सोल्व आउट करोगे, आपके पास में टाइम की वैल्यू आएगी 31 डेज। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था केपलर्स लॉ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए और आपको पूछा गया है du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए du किसके इक्वल होता है, nR/dt। ठीक है, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे du की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है और सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था। आपको एक चीज ध्यान रखनी थी, अगर आप इसको बाय स्टेप्स चाहते हो, स्टेप टू स्टेप करना है, तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी रोटेटिंग होगी और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक इसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक अंदर की तरफ यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स बैलेंस रहेंगे। जब तक बैलेंस रहेंगे तब तक ये इस पे रेस्ट पे रहेगा। जहां पे ये फोर्स ज्यादा बढ़ना शुरू होगा, ये बॉडी बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। सेम कंडीशंस इधर वैलिड रहेंगी। तो अब अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 1 kg मास है और एक 10 kg मास है। ठीक है, दो डिफरेंट मास है। तो 1 kg मास पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस होगा एज कम्पेयर टू 10 kg मास। तो इसका मतलब क्या है, 1 kg मास पहले बाहर की तरफ मूव करेगा एज कम्पेयर टू 10 kg मास। तो आपसे यही चीज पूछी गई है। तो टी ऑफ ए क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू टी ऑफ बी। तो टी ऑफ, ये ऑप्शन गलत हो गया, हो नहीं सकते, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकते दोनों के दोनों, और टी ऑफ ए कम होना चाहिए, तो ऑप्शन बचेगा बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको वैसे करना है तो आप इसमें क्या करोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बताया गया है कि एक वेसल के टॉप से 20 सेंटीमीटर नीचे एक होल किया जाता है। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द वाटर इस पॉइंट पे क्या होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द वाटर डायरेक्ट v इक्वल टू √2gh होती है और इसमें जब हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए है। वेक्टर ए को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं,
तो कौन कौन से प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जिसमें वेक्टर ए चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताई गई हैं और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को फॉलो करना है, लेकिन वेक्टर ए को चेंज नहीं होना है। तो अगर हम ए वेक्टर को किसी आर्बिट्रेरी एंगल से रोटेट करते हैं, अगर एंगल से रोटेट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब वो वेक्टर इनिशियल वेक्टर जैसा रहा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर, अगर एक यूनिट वेक्टर से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन बाई एन आर्बिट्रेरी नंबर, अगर आप आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम उसको पैरेलली मूव करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सवेल रिलेशंस पूछे गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैक्सवेल रिलेशन नहीं है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैक्सवेल रिलेशन नहीं है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए मैक्सवेल रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी एंड मास एज ए फंडामेंटल यूनिट्स हमें कंसीडर करने हैं और हमें बताना है डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एंगुलर, किसकी डायमेंशन एनालिसिस ऑफ लेंथ हमें बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में डायमेंशन एनालिसिस ऑफ लेंथ हमें बताना है और इनको डायमेंशन कंसीडर करना है, फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे इसने एंगुलर मोमेंटम को एच से डिनोट किया है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एच। ठीक है, आर क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन एनालिसिस के केस में। और मोमेंटम क्या हो गई, मास इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी इन्होंने सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंथ की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएंगी, m इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो -1 हो जाएगा, c भी अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो h m-1 c -1, c इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सीयू सेट एग्जाम पेपर जो कल कंडक्ट हुआ था उसके हमने 100 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। अब आप इससे अपने मार्क्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने मार्क्स में कोई भी कंफ्यूजन है या किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपने मार्क्स लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इस एग्जाम के लिए। और साथ में आप अपनी लोकेशन मेंशन कीजिए कि आपने कहाँ से ये वीडियो देखा है, आई मीन जियो लोकेशन, आप, ताकि मुझे ये पता चले कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू everyone for watching this session. Have a good day. Bye.